So, dear students, in today's lecture, we will start BJT. So, before starting about BJT, I will revise the previous lecture. So, previous lecture में हमने PN जंक्शन के बारे में देखा था. PN जंक्शन में क्या क्या चीजें हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे. फिर भी मैं एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूँ. आप चाहो तो इसको नोट कर लो. PN जंक्शन में हमने क्या पढ़ा था. जैसे ये आप देख लें, मैंने आपको बताया था कि when p type and n type material are brought closer to each other or brought in contact with each other, then a junction is formed which is called pn junction. यही हमने देखा था कि अगर हम p type और n type material को क्लोज लेकर के आते हैं तो एक जंक्शन फॉर्म होती है जिसको हम pn जंक्शन कहते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ था कि डिफ्यूजन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n टू p रीजन. अब आप देखें इसको ध्यान से, n रीजन बना हुआ है, p रीजन बना हुआ है. तो डिफ्यूजन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n टू p रीजन leaves a positive charge behind it in the n region near the junction. आप नोट कर लो इसको. डिफ्यूजन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n to p region leaves a positive charge behind it in the n region near the junction. Similarly, diffusion of each hole from n to p region leaves a negative charge behind it in the p region near the junction. As a result of this diffusion, n region near the junction becomes positively charged and p region near the junction becomes negatively charged. ठीक है. These charges establish an electric field across the junction. These charges establish an electric field across the junction. So, when this field grows strong enough, it stops further diffusion. यही मैंने आपको कल भी बताया था कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग एनफ हो जाएगी तो ये फर्दर डिफ्यूजन को रोक देती है. एक्चुअली देखो, पीएन जंक्शन को इसलिए क्लियरली समझना जरूरी है कि अगर आपको पीएन जंक्शन समझ में नहीं आया तो आगे के जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आप जो भी सर्किट्स पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो मैंने इसमें आपको यही बताया था कि जो जब आप पी टाइप एन टाइप मटेरियल को क्लोजर लेकर के आते हैं, कॉन्टेक्ट में लेकर के आते हैं, तो जो एन टाइप मटेरियल है उसमें होल्स की संख्या काफी ज्यादा है. एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा है और पी टाइप मटेरियल में होल्स की संख्या काफी ज्यादा है. तो जो जंक्शन के नजदीक एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफ्यूज करेंगे अक्रॉस द जंक्शन इनटू पी रीजन और अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ करके जाएंगे. और जो पी रीजन में होल्स हैं नियर द जंक्शन, इट विल डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन एंड इट विल लीव अ नेगेटिव चार्ज बिहाइंड इट और अपने पीछे ये एक नेगेटिव चार्ज छोड़ करके जाएगा. ठीक है. ये सिलसिला एक लेवल के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि वो फर्दर डिफ्यूजन को नहीं होने देगा. ठीक है. अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो गया. अब यहाँ जो एक विड्थ बनी, यहाँ जो एक रीजन बना जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं. ठीक है. अब इस डिप्लीशन रीजन के बनने के बाद फर्दर कोई भी जो चार्ज कैरियर है उसका मूवमेंट नहीं. यही हमने कल डिस्कस किया था. अब इसके बाद अगर आप इसकी बायसिंग करते हैं, बायसिंग मतलब जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे. फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, एन को आप बैटरी के नेगेटिव से और पी को आप बैटरी के पॉजिटिव से अगर कनेक्ट कर दें तो वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी. फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन होल्स को रिपेल करेगा. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है ये छोटी होती जाएगी. मान लिया आपने सिलिकॉन एटम लिया है तो इसकी जो वोल्टेज है यहाँ पे वो बैरियर पोटेंशियल आप कह लो, बैरियर वोल्टेज कह लो, वो 0.7 वोल्ट हो. तो आपने अगर वोल्टेज अप्लाई किया, धीरे धीरे उस वोल्टेज को बढ़ाया तो ये डिप्लीशन विड्थ खत्म हो जाएगी और डिप्लीशन विड्थ के खत्म होने के बाद फिर आप अगर वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं
तो क्या होगा कि ये चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगेंगे, होल्स इस तरफ आने लगेंगे और दोनों के मूवमेंट के कारण करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अगर रिवर्स बायस कंडीशन की बात हो, रिवर्स का मतलब आप N को बैटरी के पॉजिटिव से और P को बैटरी के नेगेटिव से आप कनेक्ट कर दें। इससे क्या होगा कि जो N है वो बैटरी के पॉजिटिव से जब कनेक्ट होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, N में हमारे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इन होल्स को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये डिप्लीशन विड्थ जो है ये बढ़ेगी और डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने के कारण इसमें जो है ना के बराबर करंट फ्लो करेगी। अब जो करंट फ्लो करेगी वो किसके कारण, इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करेगी और यही हमने देखा था। ठीक है, तो ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और अब हम स्टार्ट करते हैं बीजेटी। अब बीजेटी में क्या क्या चीजें हैं इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर हम कैसे बनाते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें हम क्या करते हैं कि दो पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, अगर आप दो पीएन जंक्शन डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो जो ऑन अ सेम वेफर एक सेम सेमीकंडक्टर के पीस पे अगर आप इसको बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो एक जो मटेरियल हमारा बनेगा उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। जैसे देखो ये पीएन और ये पीएन हमने इसको बैक टू बैक कनेक्ट किया तो जो मटेरियल बन गया वो क्या बन गया, एनपीएन या पीएनपी। ठीक है, तो दो तरह की ये ट्रांजिस्टर हो गई, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखो ये ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आप बेसिक चीज जानो तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर आप ट्रांजिस्टर की बात करो तो ट्रांजिस्टर को हम या तो स्विच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और या तो इसको एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्प्लीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। फिर से आप सुन लें, ए ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्प्लीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स होंगे इसमें, दो जंक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम समझना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज है इसमें। देखो अब इसमें तीन टर्मिनल कौन कौन सा होगा। सबसे पहले हम इसमें बात करें तीन टर्मिनल, बेस, कलेक्टर और एमिटर। ये इसके तीन टर्मिनल हो जाएंगे। बेस को हम बी से, कलेक्टर को हम सी से और एमिटर को हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, तो थ्री टर्मिनल्स हो गए। अब बाइपोलर हम इसको क्यों कहते हैं, बाइपोलर कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करती है। इस वजह से इसको हम बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। अगर किसी एक चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करती है तो उसको हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है वो करंट दोनों चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूवमेंट के कारण, तो इसको हम बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब एनपीएन और पीएनपी आपने देख लिया, ये इसके दोनों टाइप हैं। अब देखिए एक टर्मिनल हो गया सी कलेक्टर, दूसरा टर्मिनल हो गया बी बेस और तीसरा टर्मिनल हो गया एमिटर। अब इसमें डोपिंग का लेवल क्या होता है उसको आप समझिए। जो हमारी कलेक्टर है इसकी साइज, जो इसकी लेंथ है ये मतलब ज्यादा, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। जो हमारी एमिटर है ये मॉडरेट लेंथ की होती है और जो हमारे बेस है ये बिल्कुल थिन होती है, ये बिल्कुल थिन होगी। आगे मैंने इसको बताया है। जो एमिटर है उसकी साइज मॉडरेट होगी, हेविली डोप्ड होता है ये एमिटर, इसकी साइज मॉडरेट होगी और ये हेविली डोप्ड होगा। ठीक है, मॉडरेट हेविली डोप्ड का मतलब यहाँ पे प्लस साइन। अगर कोई भी कहीं भी हम डोपिंग का लेवल ज्यादा है तो उसमें प्लस साइन, अपने अगर डोपिंग का लेवल नॉर्मल है तो उसमें कोई साइन नहीं, और अगर डोपिंग का लेवल कम है या लाइटली डोप है तो उसमें माइनस। इसको आप ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर डोपिंग का लेवल ज्यादा है तो प्लस साइन, डोपिंग का लेवल कम है
तो माइनस साइन, और अगर मॉडरेट नॉर्मल डोपिंग है तो उसमें कोई भी साइन नहीं। तो फिर से मैं कहता हूं, जो एमिटर है ये मॉडरेट इन साइज होगी, मॉडरेट इन साइज और हेवीली डोप। जो बेस होगी ये थिन होगी, बहुत पतली, सो वेरी लेसर इन साइज, और ये लाइटली डोप्ड होगी। और जो कलेक्टर है ये इसकी साइज ज्यादा होगी, लार्जर इन साइज, ठीक है, और ये लाइटली डोप्ड, सॉरी नॉर्मली डोप्ड होगी, मॉडरेटली डोप्ड होगी। फिर से आप सुन लो, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड, लार्जर इन साइज, एमिटर हेवीली डोप्ड, मॉडरेट इन साइज, और जो बेस होगी ये लाइटली डोप्ड और थिन इन साइज, बहुत पतली होगी, ठीक है। तो कलेक्टर, बेस और एमिटर ये हमने यहाँ पे बना दिया है। अब देखो ये तो तीन इसके टर्मिनल हो गए, जंक्शन क्या क्या होगा। अब कलेक्टर और बेस इसके बीच में जो जंक्शन बनेगी उसको हम कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको हम जेसी से दिखाते हैं, ठीक है। और एमिटर और बेस इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनेगी इसको हम कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन। फिर से सुन लो, कलेक्टर और बेस इसके बीच में जो जंक्शन वो कलेक्टर बेस जंक्शन जेसी, और एमिटर और बेस इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनेगी उसको हम एमिटर बेस जंक्शन जेई कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एनपीएन को पढ़ना आसान है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको सुनना और समझना ज्यादा हमारे लिए आसान है, तो हम एनपीएन को लेकर के इसकी वर्किंग जो भी चीजें हैं वो हम देखें, ठीक है। अब देखो इसको हम दिखाते किस तरह से हैं, इसका सिंबल क्या होता है सर्किट सिंबल। तो आप देखिए ई जहां है एमिटर, वहां से करंट को आपको बाहर की तरफ दिखाना है, ठीक है। ये बेस, ये कलेक्टर, और इस तरह से इसको एक सर्किल के अंदर हम रखते हैं, ठीक है। तो ये अगर करंट यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है तो ये एनपीएन होगी, और करंट अगर यहाँ अंदर की तरफ आ रही है तो ये पीएनपी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, एनपीएन में करंट बाहर की तरफ जाएगी और पीएनपी में करंट अंदर की तरफ आएगी। ये इसका सर्किट सिंबल, सेमेटिक सिंबल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर जगह आगे जितनी भी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा। अब देखो इक्वेशन क्या है, ये कलेक्टर, ये एमिटर और ये बेस। तो कलेक्टर और एमिटर इसके बीच में जो वोल्टेज है VCE, ये किसके बराबर है, VCB और VBE इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। कलेक्टर और एमिटर इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज है VCE, ये एमिटर बेस वोल्टेज और कलेक्टर बेस वोल्टेज इन दोनों के सम के बराबर, मतलब VCE इज इक्वल टू VBE प्लस VCB। आप इसको कॉपी में लिख लो, तभी आपको आगे की चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, आप एमिटर से जो करंट अंदर आ रही है, सॉरी कलेक्टर की जो करंट है ये अंदर आ रही है, ये यहाँ से करंट भी अंदर आ रही है, और एमिटर की करंट यहाँ बाहर जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो एमिटर करंट IE है इट विल बी द सम ऑफ IC प्लस IB। तो IE दिस इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये दोनों इक्वेशन आप कॉपी में लिख लें, तभी आप आगे बढ़ें। तो हमने दो इक्वेशन देख लिया, एमिटर करंट दिस इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज दिस इज इक्वल टू बेस एमिटर वोल्टेज या एमिटर बेस वोल्टेज प्लस कलेक्टर बेस वोल्टेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं, अब इसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे। जो मैंने आपको बताया था, एमिटर मॉडरेट साइज है, हेवीली डोप्ड है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड है, लार्जर इन साइज है कंपेयर टू एमिटर। और बेस की अगर हम बात करें तो बेस बहुत पतली है, वेरी थिन है और लाइटली डोप्ड है, ठीक है। अब देखो जो इसकी हम वर्किंग समझेंगे, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखो एन जो रीजन है वो हेवीली डोप्ड है, इलेक्ट्रॉन्स पूरे इसमें भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें हेवीली डोप्ड है। तो अगर आपको करंट को फ्लो कराना है, ठीक है, अगर आप करंट को चाहते हैं कि करंट आगे की तरफ फ्लो करे, तो आपको बाइसिंग करनी पड़ेगी। अब बाइसिंग आप क्या बाइसिंग करें कि ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़े, आप क्या बाइसिंग करें कि ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़े। अगर इसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब आप आ जाओ कलेक्टर की तरफ। अब कलेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मॉडरेटली डोप्ड है कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर में हम क्या ऐसी बाइसिंग करें कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले, तभी जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और करंट फ्लो करेगी। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगी। बात समझ में आ गई। मतलब अगर हम एमिटर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगी, और अगर हम कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ आएगी, तब जो है वो करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, अभी आगे हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। अब देखो, जो इसको हम वर्क कराते हैं, जब इसकी वर्किंग होती है तो ये कई रीजन में वर्क करता है। ठीक है, तो अब आप देखो, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में काम करेगा, रिवर्स एक्टिव मोड में काम करेगा, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड, सेचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। ये 4 मोड है जिस मोड में ये बीजेटी काम करता है। अब चारों मोड में कैसे वर्क करेगा ये, तो सबसे पहले देखिए, अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड, तो ये हाई गेन एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। आपको इसको रट लेना होगा या समझ लेना होगा। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में जब ये काम करता है तो हाई गेन एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा, एम्पलीफाइंग द सिग्नल, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम में आता है। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करना पड़ेगा, ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, जब ये रिवर्स एक्टिव मोड में काम करेगा तो लो गेन एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। अब उसमें क्या होगा, इसकी बायसिंग जस्ट रिवर्स, एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस। तो हमने इसका जस्ट उल्टा कर दिया, फॉरवर्ड एक्टिव का जस्ट उल्टा होगा रिवर्स है। ठीक है, अब देखो सेचुरेशन मोड, सेचुरेशन मोड में जब ये काम करेगा तो उस समय ये स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन मोड में होगा, स्विच के तौर पे काम होगा और ये स्विच ऑन हो जाएगी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एमिटर और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा। सेचुरेशन मोड का मतलब एमिटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, दोनों फॉरवर्ड, स्विच ऑन मोड के तौर पे। और कट ऑफ मोड, इसमें स्विच ऑफ हो जाएगी। ये कैसे होगा, जब आप एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करें और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करें, दोनों को उल्टा कर दें अगर सेचुरेशन के, तो ये स्विच ऑफ मोड में काम। हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो बेसिकली हाई गेन एम्पलीफायर के तौर पे इसकी जानकारी हमें लेनी है। ठीक है, हम इसको देखते हैं आगे। अब इसकी वर्किंग पे हम बात करें। अब आप देखो, हमने क्या किया है कि बायसिंग की, अब हम इसको एम्पलीफायर के तौर पे हम इसकी वर्किंग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए, हमने दो जंक्शन था हमारा, एक तो जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन और एक जंक्शन है हमारा एमिटर बेस जंक्शन। तो ये हमारा रीजन है, पीछे वाले डायग्राम में आई थिंक ज्यादा क्लियर समझेंगे इसके पीछे। अब आप देखो, ये हमारा है एमिटर रीजन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस्ड। तो एमिटर बेस, इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया। तो बेस में क्या है बेस में ये एन पी एन है, तो पी मतलब इसमें होल्स की संख्या ज्यादा है, तो पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गई। ठीक, अब इस तरफ कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, कलेक्टर और बेस, तो कलेक्टर में क्या है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स और बेस में क्या है, होल्स। तो आपको इसको रिवर्स करना है। तो एन को आपने बैटरी के पॉजिटिव से किया और होल्स को आपने बैटरी के नेगेटिव से कर दिया, उल्टा हमने कर दिया, तो ये रिवर्स बायस। तो अब जो इसकी वर्किंग होगी, ये किसमें हो रहा है, ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड में काम करेगा, हाई गेन एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आप इसमें नेगेटिव टर्मिनल से आपने इसको कनेक्ट किया, आपने इसमें वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, धक्का देना शुरू करेगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जो होल्स है, होल्स इसके जो हमारे पी रीजन में जो होल्स है, उसका मूवमेंट इस तरफ स्टार्ट हो, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगी पी रीजन की तरफ और होल्स एन रीजन की तरफ आएगा। ठीक है, सपोज करिए इसमें 100% इलेक्ट्रॉन वो आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, इसमें से मान लिया हमने 2, 4, 5% इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन कर दिए। ठीक है, और जो 95% इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंच गया वापस कलेक्टर रीजन। फिर से समझिए, आप यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन्स थे, 100% इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़े, पी रीजन में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स में से 5%, 2%, 4% इलेक्ट्रॉन ने होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन कर लिया, बाकी जो 95% इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस पहुंच गए कलेक्टर रीजन में। ठीक है, तो अब जो करंट होगी वो किसकी वजह से होगी, अब आप देखो आगे डायग्राम में, आप इसको समझिए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से आगे की तरफ गया और होल्स इस तरफ आया। तो जो एमिटर की करंट होगी, एमिटर में जो करंट फ्लो करेगी वो किसके कारण होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण और दूसरा ये जो होल बेस से एमिटर की तरफ मूव करके आया है उसकी वजह से होगी। तो एमिटर करंट ये इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से, दोनों की वजह से होगी। इलेक्ट्रॉन्स जो
एमिटर से कलेक्टर की तरफ गया है और होल्स जो बेस से एमिटर की तरफ आया है। ठीक है, अब हम आते हैं बेस रीजन में। तो बेस में जो करंट होगी ये एक तो होल के मूवमेंट के कारण होगी। अब देखो जो होल के मूवमेंट के कारण करंट होती है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। और जो बेसिकली यहाँ पे करंट होगी वो किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे करंट होगी। तो बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन कर रहे थे 2%, 4%, 5% इलेक्ट्रॉन, उसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से बेस करंट होगी मेनली। और जो यहाँ पे होल के मूवमेंट के कारण होगी ये बहुत कम होगी, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जो कलेक्टर में करंट होगी वो किसकी वजह से होगी? जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंचे 95%, 94% इलेक्ट्रॉन, उसके वजह से करंट होगी। एक तो करंट उसकी वजह से होगी। अब दूसरा क्या होगा? जो इसकी माइनॉरिटी कैरियर है, मतलब होल जो इसके माइनॉरिटी कैरियर है, वो उसके मूवमेंट के कारण भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हमारा इस तरफ जा रहा है और होल्स हमारा इधर से इस तरफ आ रहा है, तो उसके मूवमेंट के कारण भी यहाँ पे करंट होगा। तो ठीक है, तो मतलब जो कलेक्टर करंट होगी वो जो इलेक्ट्रॉन्स 95%, 94% इलेक्ट्रॉन जो हमारे एमिटर से कलेक्टर में पहुंचे हैं उसकी वजह से होगी। और जो होल हमारे जो होल्स हमारे कलेक्टर से इस बेस की तरफ गए हैं रिवर्स बायस होने के कारण, उसके मूवमेंट के कारण भी यहाँ पे हमारी करंट है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ, अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, अब आप देख सकते हैं एमिटर करंट, ये करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर टू बेस, और बेस टू एमिटर की वजह से जो होल्स का मूवमेंट होगा उसकी वजह से होगी। इसकी वजह से करंट कम होती है, ना के बराबर। हाँ, इसमें एमिटर में तो करंट दोनों की वजह से होगी, एक तो होल के मूवमेंट के कारण और एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। अब कलेक्टर में जो करंट होगी, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर के पहुंचे 95, 94% इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से होगी। और क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कलेक्टर से बेस की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर आप एमिटर को ओपन कर दो, फिर से सुन लो आप, current due to movement of minority charge carrier across the collector base junction with emitter open। अगर हम एमिटर को ओपन कर देते हैं तो जो कलेक्टर से बेस की तरफ हमारी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेगी, उसके मूवमेंट के कारण भी करंट यहाँ पे होगी, जिसको हम कह रहे हैं ICBO, कलेक्टर टू बेस करंट विद एमिटर ओपन। ठीक है, तो IC इज इक्वल टू ICE प्लस ICBO। और बेस करंट की बात करें तो एक तो होगा होल्स के मूवमेंट के कारण फ्रॉम बेस टू एमिटर, जो कि ना के बराबर बहुत कम होगी, और एक होगा हमारे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन के कारण, और यही करंट सिग्निफिकेंट होती है जिसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ बीजेटी। आपको इसको ध्यान से समझना है और डायग्राम बना करके लिखना है। ओके, यही जो वर्किंग हमने पढ़ा है इसको यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड्स में, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्फ़िगरेशन। अब तीन कॉन्फ़िगरेशन है, आपने इसको 12th में भी पढ़ा होगा। एक तो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस तीन कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम यहाँ पे कॉमन बेस और कॉमन एमिटर इन दोनों को पढ़ेंगे, कॉमन कलेक्टर की नीड यहाँ पे नहीं। ठीक है, ओके, सो वी स्टार्ट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसा इसका नाम है, आप जो डायग्राम बना रहे थे बीजेटी का, तो उसी डायग्राम पे आपको फोकस करना है। इसमें बेस को कॉमन बनाना है, मतलब बेस का जो हिस्सा है वो दोनों के लिए कॉमन। हमने बेस को यहाँ कर लिया, बीच में कर लिया, एमिटर हमारा जैसा था वैसा एमिटर को रख दिया, कलेक्टर जैसा है वैसा रख दिया, बेस को हमने कॉमन बीच में हमने रखा। अब आपको इसमें क्या करना है? सिग्नल इनपुट देना है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपने इनपुट दिया, और आउटपुट पे जो आपको सिग्नल मिलेगी वो एम्पलीफाइड सिग्नल, मान लो मैं यहाँ पे वॉइस मैसेज डालू या वॉइस सिग्नल डालू। अब यहाँ पे जो हमें वॉइस सिग्नल मिलेगा उसकी एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाइड वॉइस सिग्नल मिलेगा, उसकी आवाज यहाँ पे तेज होगी। ठीक है, तो इसी सर्किट के बारे में पढ़ना, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए आप, अब जैसी हमारी बायसिंग थी, हम उसी बायसिंग को लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, तो बायसिंग हमारा क्या था? एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस्ड। फिर से सुन लो, एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस्ड। अब देखो ये है हमारी एमिटर। अब एमिटर में यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को लगा दिया।
और बेस इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स आपने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को लगा दिया, पी के साथ पी और एन के साथ नेगेटिव, तो इससे क्या हो गई हमारी ये फॉरवर्ड बायस्ड। अब कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को आपको रिवर्स बायस करना है। कलेक्टर में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये रिवर्स बायस, और यहाँ जो होल्स है ये भी हमारे बैटरी के नेगेटिव से, तो ये भी रिवर्स बायस हो गई। ठीक है, बायसिंग समझ गए हम, ये आपको डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं हम इसमें, हमें बेसिकली इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक को कॉमन बेस और कॉमन एमिटर दोनों में हमें समझना है। देखिए अब जो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो पहला इसका पॉइंट है वो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमें 5 या 6 चीज है जो दोनों में पढ़ना है। अब करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है, आप इनपुट पे जो सिग्नल दे रहे हो, आउटपुट पर जो आपको सिग्नल मिल रही है वो एम्प्लीफाइड होकर के मिल रही है, तो कितना एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वही हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बताता है। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अब देखो आप, चेंज इन आउटपुट करंट, तो आउटपुट पे कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट। ठीक है, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट, इनपुट पे कौन सी करंट है, एमिटर करंट, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पे कौन सी वोल्टेज है, VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। अब इसका आप डेफिनेशन देख लीजिए, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट मतलब एमिटर करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCB, ये आपको ध्यान रखना है, VCB, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो कलेक्टर करंट में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एमिटर करंट, इसी को हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। क्लियर है, ये पहला पॉइंट है इसका। सेकंड इज आउटपुट करंट। अब आउटपुट पे कौन सी करंट आपको मिल रही है, आप डायग्राम देखो, आउटपुट पे यहाँ पे करंट क्या मिलेगी, IC। ठीक है, अब पीछे जो आपने वर्किंग में पढ़ा था IC वो किसके बराबर थी, अब आपने पढ़ा था कि IC जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रही थी कलेक्टर में, तो उसकी वजह से एक करंट हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन कितनी पहुंच रही थी, क्या 100% पहुंच रही थी, नहीं, कुछ कम पहुंच रही थी, तो अल्फा टाइम्स आई थी, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, तो IC दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई पहला, प्लस ICB कलेक्टर से बेस करंट विद एमिटर ओपन, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट हो रही थी वो भी होगी, तो जो आउटपुट करंट हमारी हो गई IC, ये किसके बराबर हो गई, अल्फा टाइम्स IE प्लस ICB। अल्फा टाइम्स IE, चूंकि एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में पहुंचते हैं वो 100% इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते हैं, कुछ ही कंबाइन कर जाते हैं बेस में, और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, मान लिया 94-95%, तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, प्लस ICBO कलेक्टर से बेस की तरफ करंट विद एमिटर ओपन। ठीक है, यही है आउटपुट करंट। थर्ड इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, 2 चीज हमने पढ़ा और 4 चीज हम और पढ़ेंगे, तो हर एक में हम 6 पॉइंट को आपको कॉमन बेस और कॉमन एमिटर दोनों में डिस्कस करना है। थर्ड इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इनपुट पे जो जो चीजें हैं, इनपुट पे क्या है, एमिटर बेस वोल्टेज, और इनपुट पे करंट क्या है, एमिटर करंट, और आउटपुट पे वोल्टेज क्या है, कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है विद आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। फिर से देखो, इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE, एमिटर बेस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, और इनपुट पे करंट क्या है, IE, और आउटपुट पे वोल्टेज क्या है, VCB। अब डायग्राम ध्यान रखेंगे सामने। ठीक है, अब आप देखिए यहीं पे यहाँ पे लिखा है, इट इज द कर्व व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एमिटर करंट एंड एमिटर बेस वोल्टेज एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। ठीक है, तो VBE इनपुट वोल्टेज और IE इनपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज VCB को हमने कांस्टेंट रखा है। अब आप देखिए इनपुट पर जो आपने बायसिंग की है वो बायसिंग क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन को आप, एमिटर बेस जंक्शन को आपने क्या रखा है, फॉरवर्ड बायस्ड, और कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने क्या रखा है, रिवर्स बायस्ड। तो चूंकि इनपुट पे जो बायसिंग हमने की है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी इट विल बी सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। पीएन जंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी
फॉरवर्ड बायस कंडीशन में उसी के जैसी ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो अब आउटपुट वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा है। मान लिया एक आउटपुट वोल्टेज पे आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिली, आउटपुट वोल्टेज अगर आपने कम कर दिया तो ये और पीछे की तरफ आएगी, और कम कर दिया तो ये और पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज हमने एक पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे और वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी के जैसा ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनपुट के रेजिस्टेंस की बात करो, इनपुट पे रेजिस्टेंस क्या होगी, इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यही हमें क्या बताएगा, इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट पे रेजिस्टेंस VBE इनपुट वोल्टेज और IE इनपुट करंट, इसमें जो चेंज होगा उसको आप डिवाइड करेंगे एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अच्छा अब देखो कलेक्टर बेस जंक्शन, जो आउटपुट पे हमारी जंक्शन है वो कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन की बायसिंग क्या है, रिवर्स बायस। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इट विल बी सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन इन रिवर्स बायस कंडीशन। अच्छा देखो, रिवर्स बायस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं वो कहां करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में करते हैं। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके जगह अब आप उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करना शुरू करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, VCB जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है, आप अगर उसको बढ़ाएंगे, अगर आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, करंट की वैल्यू शुरू में तो इंक्रीज होगी, फिर ये जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह से जो रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होगी उसी के जैसा ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है इसका कि सिंपल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो रिवर्स बायस कंडीशन में जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होगी उसी के जैसा होगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने ये ब्लू से सैचुरेशन रीजन दिखा दिया, तो ये सैचुरेशन रीजन कैसे हो गया, अब आप देखो, आप इस तरफ जीरो से अगर इधर बढ़ रहे हैं तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो भी है हमारी वो रिवर्स बायस कंडीशन में बढ़ रही है। अब अगर जीरो से आप इस तरफ बढ़ेंगे, जीरो से अगर आप अपोजिट साइड में जाएंगे तो अब इधर आने पे क्या होगा, अगर इधर जाने पे ये रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रही है तो इधर लेफ्ट साइड जाने पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस हो जाएगी अगर आप जीरो से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, एमिटर बेस जंक्शन वो तो आपकी फॉरवर्ड बायस थी, और अगर आप इस जीरो से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो कलेक्टर बेस जंक्शन भी आपकी फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, मतलब एमिटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड। ये वाला जो रीजन होगा ये क्या होगा, सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन इसमें क्या हो जाएगा, सेचुरेशन रीजन में जो आपकी बीजेटी है ऑन स्टेट में आ जाएगी, मतलब करंट की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, यहाँ भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है और जैसे ही ये इधर आया तो ये एक्टिव मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो सेचुरेशन रीजन यहाँ है जीरो से इस तरफ, कारण यहाँ पे VCB की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब अगर राइट साइड में बढ़ने पे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रही है तो अगर आप जीरो से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो VCB फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी, VCB फॉरवर्ड बायस्ड और VEB भी एमिटर बेस वोल्टेज भी फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये सेचुरेशन रीजन में काम करेगा, सेचुरेशन मोड में काम करेगा और ये स्विच ऑन स्टेट में आ जाएगा, तो करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी। सेचुरेशन में बढ़ रही है करंट और एक्टिव मोड में फिर इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत कम चेंज होगा। ठीक है, ये हमारी हो गई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब आप देखें इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट। ठीक है, एट कांस्टेंट इनपुट करंट, तो आउटपुट पे जो वोल्टेज है उसमें चेंज, मतलब VCB में चेंज डिवाइडेड बाय IC में चेंज और IE को आप कांस्टेंट रखें। देखो आउटपुट पे जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट रेजिस्टेंस, इन दोनों में हमें IE की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, मतलब इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना है, और इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट रेजिस्टेंस हम प्लॉट कर रहे थे उसमें आपको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। तो ये 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर कॉमन बेस या कॉमन एमिटर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है तो आप इस 6 चीजों को ही एक्सप्लेन करें। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कॉमन बेस में हमने क्या किया था, ये जो बेस का हिस्सा था इसको हमने यहाँ बीच में रखा था।
अब जो एमिटर है उसको हमने बीच में रखा, ठीक है, बायसिंग जैसी थी वैसे ही हम कर देंगे। हमें एमिटर बेस जंक्शन को क्या करना था, ये एमिटर और ये बेस, इसको हमें फॉरवर्ड बायस। तो एमिटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट किया, और बेस में क्या है, होल्स, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ठीक है। अब आप आइए कलेक्टर बेस, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, ये क्या है, एमिटर, और ये क्या है, कलेक्टर। तो कलेक्टर को आपको क्या करना था, कैसे करंट वहां से बाहर आएगी, जब आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो कलेक्टर को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एमिटर जैसा नेगेटिव से था, यहाँ पर भी आपने उसको नेगेटिव से रखा, ठीक है। मतलब एमिटर बेस्ड जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस्ड, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। इसमें भी हमें वही 6 चीज पे बात करनी है। पहला करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट करंट, मतलब आईसी में जो चेंज होगी, डिवाइडेड बाय आईबी जो बेस में चेंज होगी, एट कांस्टेंट सॉरी, अब आप देख लें यहाँ पे, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो आउटपुट पे क्या है, आईसी, और इनपुट पे क्या है, आईबी। दोनों में जो चेंज होगा उसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखें आप, बीटा दिस इज इक्वल टू डेल आईसी अपॉन डेल आईबी, ठीक है। अच्छा, अब हम न्यूमरेटर आईबी को अगर हम लिखना चाहें तो आपने इक्वेशन शुरू में क्या लिखा था, आईई इज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी, आपने शुरू में लिखा था आईई इज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी। तो आईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल आई माइनस डेल आईसी। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेल आई से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल आईसी अपॉन डेल आई, यहाँ पे आईई अपॉन आईई, ये तो 1 हो गई। तो डेल आईसी अपॉन डेल आईई आपने कॉमन बेस में क्या पढ़ा था, दिस इज एल्फा, डेल आईसी अपॉन डेल आई उसको हमने पढ़ा था एल्फा। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। तो जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है बीटा, दिस इज इक्वल टू एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा, ठीक है। ये तो हो गई करंट एम्प्लीफिकेशन। अब आते हैं आउटपुट करंट। आउटपुट पे अब आपको क्या करंट मिल रही है, आईसी, ठीक है। तो आईसी क्या हो जाएगी, एल्फा टाइम्स आईई प्लस आईसीबीओ, ये आपने पहले भी पढ़ा था, आईसी दिस इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स आईई प्लस आईसीबीओ। अब यहाँ जो हमने बीटा निकाला है इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन एक और आपने पढ़ा, आईई इज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी। तो आईई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो गया, आईसी प्लस आईबी इंटू एल्फा प्लस आईसीबीओ। अब देखो, आईसी को आप एक तरफ लेकर के चले जाओ, आप लेफ्ट साइड में आईसी को ले आओ, यहाँ पे अगर ये लेफ्ट आएगी तो आईसी माइनस एल्फा टाइम्स आईसी। तो आईसी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा इंटू, अब आईसी तो यहाँ खत्म हो गया, आईबी प्लस आईसीबीओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा, ठीक है। तो एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा, इसको हमने क्या किया, बीटा। आईसी दिस इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी प्लस आईसीबीओ जो था, जो करंट थी वो क्या थी, कलेक्टर टू बेस करंट विद एमिटर ओपन। लेकिन अब क्या हुआ है, एमिटर बीच में आ गया है, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कलेक्टर टू एमिटर करंट विद बेस ओपन। जो लेफ्ट साइड वाला है उसको आपको ओपन कर देना। तो जो आईसी है इसकी वैल्यू आ गई बीटा टाइम्स आईबी, बीटा टाइम्स आईबी प्लस आईसीईओ, कलेक्टर टू एमिटर, कलेक्टर टू एमिटर करंट विद बेस ओपन। और उसमें क्या था, कलेक्टर टू बेस करंट विद एमिटर ओपन, कारण एमिटर वहां लेफ्ट साइड में था, अब इसमें बेस आपके लेफ्ट साइड, ठीक है। दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ अभी हमने देखा आउटपुट करंट, जो हमने देखा था वो था आउटपुट करंट। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देखा और आउटपुट करंट देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर भी जो इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक होगी। इनपुट वोल्टेज क्या है, एमिटर बेस वोल्टेज, और इनपुट करंट क्या है, बेस करंट विद कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को आपको कांस्टेंट रखना है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगेन जो इनपुट पे आपने बायसिंग की है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होगी उसके जैसी ही होगी, ठीक है। अब देखो
VCE की वैल्यू आपको कांस्टेंट रखना है, तो एक VCE पर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिली। अगर आप VCE की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो VCE की वैल्यू बढ़ने का मतलब है VBE भी बढ़ेगी। अगर आप VCE की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो VBE और VCB दोनों बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन है ये थोड़ी सी और इधर आ जाएगी। अगर आप और बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी सी और आ जाएगी। कारण आपको बेसिक इक्वेशन ध्यान रखना है। बेसिक इक्वेशन क्या था? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज दिस इज इक्वल टू बेस एमिटर वोल्टेज प्लस कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो यहाँ पे आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो बेस एमिटर वोल्टेज भी बढ़ जाएगी और कलेक्टर बेस वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ी सी इस तरफ आ जाएगी, और अगर आप बढ़ाओगे तो ये थोड़ी सी और इस तरफ कैरेक्टरिस्टिक आएगी। ठीक है, आप एक भी बनाएंगे तो वो बिल्कुल सही है। इसकी बस आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होगी उसी की जैसी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब आते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट पे क्या रेजिस्टेंस है? इनपुट की वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज में जो चेंज है, इनपुट करंट में जो चेंज है, आउटपुट वोल्टेज को अगर आप कांस्टेंट रखो तो वहां से जो आपको मिलेगी वो इनपुट रेजिस्टेंस। अब हम बात करें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को VCE अगर आप इसको बढ़ाते हैं, जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो क्या है? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, और आउटपुट पर जो करंट है वो क्या है? कलेक्टर करंट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी ये VCE और IC इन दोनों के बीच में होगी विद इनपुट करंट कांस्टेंट। बेस करंट को आपको कांस्टेंट रखना है। फिर से सुन लो, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक होगी विद इनपुट करंट कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE, और आउटपुट करंट क्या है? IC, और कांस्टेंट किसको रखना है? IB को। एक बार मान लो IB की यहाँ 0 वैल्यू थी, फिर IB की कुछ वैल्यू हुई, फिर IB की कुछ और वैल्यू हुई, फिर कुछ और हुई। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग IB की वैल्यू पे हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप VCE की वैल्यू को बढ़ाएंगे, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बेस एमिटर वोल्टेज और VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज भी आपकी इंक्रीज करेगी। और अगर कलेक्टर बेस वोल्टेज आपकी इंक्रीज करेगी इसका मतलब क्या है? करंट आपकी बढ़ेगी। करंट आपकी बढ़ेगी और फिर बाद में ये सैचुरेट हो जाएगी। ध्यान से समझिए, अगर आपने VCE को इंक्रीज किया तो VCE के इंक्रीज होने का मतलब है कि कलेक्टर बेस वोल्टेज और एमिटर बेस वोल्टेज दोनों वोल्टेज बढ़ना। तो इसका मतलब है कि जो करंट है, आउटपुट करंट IC, ये आपकी बढ़ जाएगी, ये हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू हमारी बढ़ गई। अब ये जो रीजन है ग्रीन से, ये सैचुरेशन क्यों मैंने दिखाया है, तो आप देखिए अगर हम VCE की वैल्यू को कम करें, अगर VCE की वैल्यू को हम इधर जा रहे हैं तो हम बढ़ रही है, इधर आ रहे हैं तो VCE की वैल्यू कम हो रही है। अगर हम VCE की वैल्यू को कम करते हैं तो VCE की वैल्यू जैसे ही आप कम करोगे तो जो VCB है वो VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मेरी बात को आप नोट कर लेना, अगर आप VCE को डिक्रीज करते हैं, VCE को, तो आपकी VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज जो बेसिक वोल्टेज का इक्वेशन था वो भी आपकी कम हो जाएगी। VCB कम होने का मतलब क्या है कि VCB अब फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी, और एमिटर बेस वोल्टेज वो तो आपकी फॉरवर्ड बायस्ड थी। तो दोनों अगर फॉरवर्ड बायस्ड हो गया जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड और एमिटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये सैचुरेशन मोड में काम करना शुरू होगा। सो दिस इज सैचुरेशन मोड। ठीक है, तो ये वाला मोड सैचुरेशन मोड है, और इस तरफ अगर आप आते हैं तो दिस इज एक्टिव। यही आपको ध्यान रखना है, अगर आप VCE बढ़ा रहे हैं तो IC जो आउटपुट करंट है वो बढ़ेगी, बढ़ी, फिर इसके बाद इधर सैचुरेट हो गई, फिर बढ़ी, फिर इधर कांस्टेंट हो गई, बढ़ी, फिर इधर कांस्टेंट हो गई। और अगर आप VCE की वैल्यू को घटाएंगे तो घटाने पे जो VCB है कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो भी हमारी कम होगी। कम होने का मतलब है वो अब रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी। अब कलेक्टर बेस जंक्शन और एमिटर बेस जंक्शन दोनों अगर फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये सैचुरेशन रीजन है। कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड का मतलब ये ऑफ मोड। ठीक है, अब नीचे आप आए आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट पे रेजिस्टेंस क्या है? आउटपुट की करंट डिवाइडेड बाय इन आउटपुट की वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट की करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट। आउटपुट पे वोल्टेज क्या है? VCE, आउटपुट पे करंट क्या है? IC, और इनपुट पे करंट IB। तो यहां से आपको R0 मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो
आपको इस 6 कैरेक्टरिस्टिक जो आपने कॉमन 6 पॉइंट्स जो आपने कॉमन बेस में पढ़ा और कॉमन एमिटर में पढ़ा, इन दोनों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है और थोड़ा थोड़ा हर एक का एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अब ये कॉमन कलेक्टर है, इसको हमें पढ़ना नहीं है, मैं पीपीटीज में आपको दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब जो मेन है, एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड। अब देखो, आप कॉमन बेस में इनपुट इंपीडेंस की आप बात करो तो लो होती है और कॉमन एमिटर में इनपुट इंपीडेंस मीडियम होती है, 750 ओम के रेंज में। कॉमन कलेक्टर में ये वेरी हाई होती है। अब आउटपुट इंपीडेंस की बात करें तो आउटपुट इंपीडेंस कॉमन बेस में वेरी हाई होती है और कॉमन एमिटर में ये हाई होती है, 45 किलो ओम के आसपास होती है। ठीक है, और ये कॉमन कलेक्टर में तो बहुत कम होती है। फेज एंगल कॉमन एमिटर में 180 डिग्री का होता है। वोल्टेज गेन, अब आप देख लो, वोल्टेज गेन हाई होती है हमारी कॉमन एमिटर में। करंट गेन ये भी हाई होती है, 80 के रेंज में करंट गेन हमारी होती है। पावर गेन ये भी कॉमन एमिटर में वेरी हाई होती है। और अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सारी पावर गेन, ये सारी चीजें इसमें बहुत बेहतर होती है। इसी वजह से ज्यादातर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो एम्पलीफिकेशन सर्किट्स में हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पूछा जाता है तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन उसको दिखा सकते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ही हम जनरली इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यही आपको पढ़ना था, जिसको हमने देखा है। अब आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर लें और इसके बाद किसी भी तरह का डाउट करें, यू आर फ्री टू